नमस्कार, बात आज की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा। छोटी दीपावली व रूप चौदस की आप सभी को बात आज की परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। दिवाली पर होने वाली आगजनी की वारदातों से निपटने के लिए जीलन अस्पताल तैयार, सभी विभागों को दिए गए हर समय मुस्तैद रहने के निर्देश। शुद्ध के लिए युद्ध लड़ते हुए खाद्य विभाग हुआ चाक चौबंद, खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच करने की कड़े निर्देश। सिक्योरिटी जेल के डॉक्टर के यहां चोरी, वारदात हुई कैमरे में कैद। एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी के टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत, अंडर 16 की 4 टीमों ने लिया भाग। निर्दलीय लाल सिंह रावत ने खोला कार्यालय, पानी के लिए लड़ रहे चुनाव। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में दीपावली के त्योहार को देखते हुए सभी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति की संपूर्ण व्यवस्था पर प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। जीलन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने जानकारी देकर बताया कि हर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में हर समय एक डॉक्टर उपस्थित रहता है, लेकिन त्योहार को देखते हुए एक और डॉक्टर को ड्यूटी पर लगाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते मरीज व उनके परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दीपावली के अवसर पर जैसा कि हमें पता है, हर साल कई तरह के पेशेंट्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ जाती है। खासतौर से जो एलर्जी वाले पेशेंट जो हैं, रेस्पिरेटरी एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ पटाखों के कारण जो कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो पेशेंट भी दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैजुअलिटी में और ओपीडी में आते हैं। तो हमने हमारे समस्त विभागाध्यक्षों को और कैजुअलिटी इंचार्जेस को इंस्ट्रक्ट कर दिए हैं कि कैजुअलिटी में और समस्त डीडीसी पर एडिक्वेट मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध रखें। एक्स्ट्रा चिकित्सकों को लगाने के लिए भी हमने खासतौर से कैजुअलिटी इंचार्ज, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स और ऑप्थेल्मोलॉजी, इनको इंस्ट्रक्ट दिए हैं कि आप हर शिफ्ट में कैजुअलिटी में जो एक स्टाफ उनका ड्यूटी पे रहता ही है, डॉक्टर ड्यूटी पे रहता ही है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डॉक्टर को भी ड्यूटी पे लगा कर रखें, जिससे कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी हमारे पास आती है उसको हम टाइमली मैनेज कर पाएँ और कैजुअलिटी में भीड़ भाड़ नहीं हो। सभी तरह की दवाइयों का भी हमने अच्छी तरह से कैजुअलिटी के आसपास के दोनों डीडीसीज पे इंतजाम कर दिया है। तो कोई बर्न के केसेस आते हैं या कोई एक्सीडेंट के केसेस आते हैं तो उन्हें हम एडिक्वेटली मैनेज कर पाएंगे। आगामी त्योहार व शादियों के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा सभी प्रतिष्ठानों, फैक्ट्री व संस्थाओं की चेकिंग शुरू कर दी गई है। वहीं सभी संस्थाओं को पुरानी मिठाइयां व खराब सामग्रियों काम में नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील चोटवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा ड्रग कंट्रोल अधिकारी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में सभी अधिकारियों को दीपावली व शादियों के त्योहार को लेकर कड़ी निगरानी व पेट्रोलिंग करते हुए मिलावट को रोकने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा टीम ने लगातार अजमेर जिले में कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार उनका ध्यान पेट्रोलिंग पर ज्यादा रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं का निरीक्षण कर पुराने सामग्रियों काम में नहीं लेने के निर्देश दिए गए। 31 अक्टूबर को विभाग के एससीएस शुभ्रा सिंह मैडम और कमिश्नर खाद्य सुरक्षा ड्रग कंट्रोल श्री नकाते साहब ने वीसी के जरिए राजस्थान के संपूर्ण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग ली
और उसमें निर्देशित किया था कि दिवाली के त्यौहार और शादियों के सीजन को देखते हुए इस बार कड़ी निगरानी में पेट्रोलिंग करते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, जिसके तहत हमारी टीम ने अजमेर ज़िले में लगातार सतत रूप से कार्रवाइयाँ की हैं। और ख़ास बात ये था कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमारा जो मेन फोकस रहा इस बार वो पेट्रोलिंग पे रहा। मीन्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने संस्थानों के निरीक्षण किए हैं और उनको निर्देशित किया है कि आपको इस प्रकार से जो पुरानी मिठाइयाँ हैं या बाहर का मिलावटी मावा है और ख़राब सामग्री जो हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उनको काम में नहीं लेना है और गुणवत्तापूर्ण तरीके से इस बार दिवाली पर मिठाइयाँ व अन्य खाद्य पदार्थों को निर्माण करना है। देखिए, हमने जिस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक जनरली ये शिकायत रहती है लोगों की कि आपके सैंपल की रिपोर्ट तो इतने दिन बाद आएगी, तब तक वो चीज़ कंज्यूम हो जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मौके पर आजकल हम मोबाइल वैन साथ में लेके चलते हैं और हमारे जो डेयरी प्रतिनिधि हैं दीपक वैष्णव जी, ये स्पॉट टेस्ट किट अपने साथ रखते हैं। तो जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हम वहाँ मौके पर जांच करते हैं और उनमें अगर कोई मिलावट का अंदेशा होता है या स्पॉट टेस्टिंग में फेल होता है तो उन्हें उन खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया जाता है। जैसे अभी हाल ही हमने नसीराबाद में 100 किलो मिलावटी मावा पकड़ा, जिसे प्राथमिक जांच में खराब पाया गया, वो मिलावटी पाया गया, उसे नष्ट कराया गया। इसी तरह हमने ब्यावर में कार्रवाई की, उसमें भी हमने 200 किलो मावा और 100 किलो मिल्क केक नष्ट कराया है। तो यदि इनके सैंपल जांच में फेल पाए जाते हैं तो सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और अनसेफ पाए जाने पर कोर्ट में ट्रायल चलती है जिसमें सजा एवं जुर्माने का प्रावधान होता है। कार्रवाई अभी रेगुलर चलेगी और वैसे भी हम साल भर हमारा जो फोकस रहता है इन चीज़ों पे रहता है। और मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली के जस्ट बाद शादियों का भी सीजन है, तो इस तरह की कार्रवाइयां निरंतर चलेंगी। अजमेर के कायड़ निवासी गगवाना पीएचसी व हाई सिक्योरिटी जेल में डॉक्टर के सूने मकान में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर रात को घर में ताला तोड़कर घुसा और जेवरात नकदी ले गया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित बागड़ी चोमू जिला निवासी डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंगल ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह शुभम कॉलोनी पुष्कर बाईपास कायड़ अजमेर में रहते हैं और 6 नवंबर को अजमेर से अपने निजी काम के लिए गांव बगड़ी गए हुए थे। वापस लौटने पर जब देखा तो घर के ताले टूटे पड़े थे। वह घर की अलमारी में से सोने के आभूषण व कुछ जरूरी काम के लिए रखी गई नकदी भी वहां नहीं मिली। इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें एक चोर चोरी करते हुए नजर आया, जिसके आधार पर संपूर्ण मामले को गंभीरता से देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कायड़ कॉलोनी में शुभम कॉलोनी कायड़ में अपना मकान है और 10 तारीख को सुबह करीब 1:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि मतलब अज्ञात व्यक्ति लोग तोड़ के दीवार फांद कर अंदर मकान में एंटर हुआ और 15-20 मिनट वो मकान के अंदर रहा है। और जब मैं वापस सुबह पहुंचा घर पे तो लॉक वगैरह टूटे हुए मिले। तो मतलब उसमें जैसे मतलब देखा गया तो कुछ चांदी के आइटम थे, पाजे वगैरह, अंगूठी वगैरह ऐसा, और 8-10 हज़ार रुपये के लिए घर खर्चे का जो केस था वो नहीं मिला। हाँ, मकान पिछले 2-3 दिन से सुना था, गांव गए हुए। शिकायत मैंने सिविल लाइन थाने पे रिपोर्ट दर्ज। हाँ, पिछले 1.5 साल 2 साल पहले इसी सीज़न के दौरान सेम ऐसे घटना हुई, ताले वगैरह टूटे हुए मिले थे। उस दौरान सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अभी इस बार सीसीटीवी कैमरे फुटेज में वो पूरा है। मैंने सिविल लाइन थाने पे अभी तक तो फुटेज में एक ही बंदा नजर आया अभी तक तो। अजमेर भूपुकापाड़ा ग्राउंड में चल रही एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी की ओर से फेस्टिवल क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला गया व जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अकादमी के संस्थापक कमल पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि इस प्रतियोगिता को पिछले 4 सालों से आयोजित करवाया जा रहा है और प्रतिवर्ष इस अकादमी के बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है, जिससे कि क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। आपको बता दें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 अंडर 16 टीमें बनाई गई थी, जिसमें हर टीम को 4 लीग मैच
मैच दिए गए थे और आज इसका फाइनल मैच खेला गया। ये एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी जो कि भोपो के बाड़ा में स्थित है, इसके अंदर ये पिछले 4 सालों से चल रही है और हम हर प्रतिवर्ष जो फेस्टिवल सीज़न होता है इसके अंदर क्रिकेट लीग का आयोजन करते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम यहाँ इनके एकेडमी के जो बच्चे हैं उनकी 4, 5, 6 जितनी भी टीमें बनती है बना के और मैचेस कराते हैं, जिसके अंदर इस वर्ष अभी हमने ये अभी दिवाली के सीज़न में चालू किया और आज इसका इस टूर्नामेंट का फाइनल है। इसमें चार टीमें हमारी बनी थी अंडर 16 एज ग्रुप की और चारों के बीच में हमने हर टीम को 4-4 लीग मैच दिए थे। उसके बाद आज फाइनल है। मैच यहीं एक्सीलेंस क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसी पे चल रहा है। मुख्य अतिथि हम लोग एक्चुअल क्या अभी ये चुनावी मौसम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी तो हमारे एकेडमी से जुड़े हुए लोग आज प्राइडिसेशन वगैरह करेंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी लाल सिंह रावत द्वारा कार्यालय का उद्घाटन कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत कर लाल सिंह रावत ने बताया कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से चुनावी मैदान में उतरा हूं, क्योंकि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सड़क, नाली व पानी की समस्या मुख्य रूप से है। यहाँ लोगों की मूलभूत सुविधा भी पूरी नहीं की जा रही है। इसी के चलते आसपास के सभी क्षेत्रवासियों के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अजमेर उत्तर की सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में आने जाने वाले वाहन व राहगीरों को राहत मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते बारिश व कॉलोनियों का पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर बड़े नालों का भी निर्माण करवाया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यालय उद्घाटन के दौरान लाल सिंह रावत को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया व सरपंच लाल सिंह रावत को गुलाब जामुन से तोला गया। आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और उत्तर विधानसभा से जो विधायक के चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं, हमने पहले पंचायत राज के चुनाव देखे हैं। 2011 से लेके 2021 तक कंटिन्यू चुनाव हुए, जिसमें वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच आदि हमने चुनाव जीते हैं और अच्छा अनुभव भी है हमें कि आसपास में जो लंबे समय से अजमेर उत्तर के अंदर काफ़ी समस्या है, जैसे रोड की देख लो, नाली की देख लो, पानी की देख लो, एजुकेशन संबंधी देख लो, हॉस्पिटल देख लो। तो ये लंबी जो समस्या, जो मूलभूत जो ज़रूरतें पड़ती है लोगों को, वो पूरी नहीं हो पा रही। इस कारण हमने ये आसपास के लोगों ने मिलके बातचीत करी, तो सभी का आग्रह था कि आप चुनाव लड़े यहाँ से। तो हमने बोला भाई हमारा तो ग्राम पंचायत का अभी सरपंच का कार्यकाल है, मेरा 2.5 साल का हुआ है, अभी 2.5 साल और बाकी है मेरा, तो मेरी इच्छा नहीं है। तो सभी ने आग्रह किया है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ देंगे। और लगभग सभी समाज के लोग थे और सभी अच्छे लोग थे, उन्होंने प्रमोट किया और हर तरह की मदद करने के लिए बोला। तो हमने आप पूरा मानस बनाया फिर चुनाव लड़ने का। और हमारे जो मेन मुद्दे जो थे, मेन मुद्दों पर हमने सभी ने चर्चा की है कि भाई अगर अपन विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद में अपना मेन कार्य क्या रहेगा। तो मेन कार्य एक तो सड़कों की जितनी भी सड़कें हैं अजमेर उत्तर के अंदर, सभी सड़कों का नवीनीकरण, अच्छे अधिकारी लगा के जो पानी सड़कों पे भरा हुआ रहता है, वैशाली नगर जैसे बेल्ट हो गई, जो ये ऊपर अपने मित्तल के इधर पास में जो जगह हो गई, स्टेशन पे पानी भर रहा है, मदार गेट पे पानी भर रहा है, तो इनको अच्छा अधिकारी लगा के अच्छे नाले बना के उन पानी को बाहर निकाला जाए, ताकि लोग कम से कम परेशान हो। जैसे पानी स्टोरेज की व्यवस्था है, आज जल देखा जाए तो घरों के अंदर 5-5, 6-6 दिनों में पानी आता है, लो प्रेशर में आता है, पानी नहीं आता लोगों को, तो मूलभूत जैसी सुविधा ही नहीं हो पा रही। तो हमारा ये रहेगा नए वाटर स्टोरेज बना के प्रेशर से इन लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मूल जो अधिकार बनता है, पहले अजमेर के लिए बिसलपुर योजना अजमेर के लिए लागू हुई थी, जो अभी जयपुर और टोंक के अंदर अभी काम कर रही है और अजमेर प्यासा मर रहा है। आज की तारीख के अंदर स्थिति ये है कि लोगों को हर महीने में 1500, 2000, 3000 के टैंकर पानी की मंगवा के काम चलाना पड़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देख लो, जैसे अजमेर के अंदर ऐसा कोई शिक्षा का संस्थान नहीं है कि जहाँ यहाँ पे बच्चा नॉर्मल शिक्षा हो जाती है, बस ठीक है 12th पढ़ लिया या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर ली, उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे कोई शिक्षा जैसे एजुकेशन सेंटर नहीं है। यहाँ पे अगर पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा तो उसको कोटा जाना पड़ेगा या फिर जयपुर या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलने का हमारा मेन टारगेट रहेगा कि बच्चा माँ बाप से दूर नहीं रहे, बुरी संगतों में न जाए और अपने अजमेर में, अपने घर में, अपने शहर में अच्छे वातावरण में पढ़ लिख के सक्सेस हो।
अच्छे जो है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगाने के क्षेत्र, जैसे अपने पालरा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इधर इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे डेवलप करने का कार्य हमारा रहेगा। दूसरा जो मेन जनता है जो आज परेशान है, आज कोई भी शादी समारोह के अंदर शादियाँ होती है तो नॉर्मल से 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसे चार्जेस होते हैं उनके, तो कोई भी गरीब या मध्यम परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे सरकार की तरफ से निगम के भी कुछ हैं यहाँ पे सामुदायिक केंद्र, ये जो है अभी इसके अंदर नॉर्मल मान जाए 51,000 रुपये 61,000 रुपये ऐसा चार्जेस इनको लेते हैं। तो ये इनको भी रियायती दरों पे हमारा कराने का मेन रहेगा कि भाई इनको कम से कम रियायती दरों में भाई 51 की जगह 21 या 25 के अंदर कम से कम करे तो गरीब परिवार आराम से अपना बड़े शादी समारोह स्थल में नहीं जाकर अच्छे यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरा रहेगा जैसे मध्यम परिवार की बच्चियाँ हो गई और गरीब परिवार की जो बच्चियाँ हो गई, उनको भी हमारी छात्रवृत्ति के हिसाब से हमारे रहेगा कि भाई इनको भी कम से कम थोड़ा इनका छात्रवृत्ति मिले इनको, जो कि ये अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो ये रहेगा हमारा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। त्योहारी सीजन में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तलाशी आरपीएफ जवानों द्वारा तेज कर दी गई है। लक्ष्मण गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते अजमेर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते त्योहारी सीजन और आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। वहीं बाहर से आने वाले जायरीनों की खास तौर पर चेकिंग की जा रही है। इस बीच अगर कोई संदेह पाया जाता है तो उसकी आरपीएफ जवानों द्वारा चेकिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने परिवार से मिलने जा रहे रिश्तेदारों के लिए अलग से जनरल डिब्बे की व्यवस्था की गई है। हमारे जो प्रधान कार्यालय जयपुर में आईजी साहब बैठते हैं, श्री ज्योति कुमार सतीजा जी, और मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री अमिताभ जो अजमेर में बैठते हैं, इन लोगों से इन अधिकारियों से हमें सफिशिएंट आदेश प्राप्त हुए हैं कि दिवाली और छठ पर हम लोगों को सुरक्षा बंदोबस्त करना है और यात्री सकुशल घर पहुँचे उसका भरसक प्रयास करना है। उसी के अनुरूप हम लोग टीम बना करके अभियान चला रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाने वाली गाड़ियों पर हम लोग विशेष निगरानी रख रखे हैं और यात्रियों को समझाइश भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि रास्ते में कोई खाने पीने का सामान किसी अनजान व्यक्ति से ना लें, अथराइज वेंडर से ही खाएं। और हम शुभकामनाओं के साथ उनको भेज रहे हैं कि उनकी दीपावली शुभ रहे और यात्रा शुभ रहे, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। दीपावली के एक दिन पहले मनाए जाने वाली रूप चतुर्दशी को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जाता है, जिसके चलते आज सभी महिलाओं द्वारा बड़े बड़े सैलून व ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी सुंदरता में चार चांद लगाती नजर आईं। हिमांशु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली की सफाइयों के चलते कई महिलाओं के चेहरे पर एलर्जी और अन्य प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते महिलाएं पार्लर व बड़े बड़े सैलून में जाकर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कोशिश करती रहती हैं और काफी हद तक उन्हें इन परेशानियों में राहत भी मिलती है। आपको बता दें, दरअसल रूप चतुर्दशी को लेकर मान्यता है, इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से लोगों को नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। साथ ही इस दिन लोग उपटन से स्नान करते हैं। स्नान के बाद दीपदान होता है। श्रद्धालु महिलाएं घर आंगन को रंगोली के रंगों से संवारती हैं। इस दिन दीपों की जगमगाहट से लोगों के घर में रोशनी होती है। रूप चतुर्दशी के अगले दिन कार्तिक अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसे में यह दीपावली की शुरुआत होती है। रूप चतुर्दशी पर स्नान के दौरान लोग पटाखे चलाकर उत्साह मनाते हैं। आज जैसा कि बताना चाहूँगा, दिवाली के पहले जो आज का दिन होता है, छोटी दिवाली के दिन, इसको रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दिवाली पर सभी महिलाएं अपने अपने घरों को साफ़ सफाई करके अच्छा बनाती हैं। तो अच्छा बनाने के तौर पर उनका भी फेस ख़राब होना, बाल ख़राब होना लाजमी है। तो जिस तरीके से
आज रूप चौदस का दिन है, तो रूप चौदस के दिन अपना अपना रूप निखारना सबसे इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। तो महिलाएं अलग अलग सैलून पे जाकर के, पार्लर पे जाकर के अपना मेकअप कराना, हेयर स्टाइल कराना, सजना धजना, और ये सब चीज़ें पुराना कल्चर चला आ रहा है। इस पुराने कल्चर को लोग महिलाएं निभा रही हैं। बहुत अच्छा है कि भाई ये महिलाएं इस चीज़ों को निभा रही हैं। तो वो अपना मेकअप कराना, ये सब चीज़ें कराना, मेहंदी लगाना, मेकअप कराना, हेयर स्टाइल कराना, ये सब चीज़ें कराती हैं पार्लर पे आकर के। इसी तरीके से आज मेरे सैलून पे जो महिलाएं आई हैं, हम लोग उनका काम कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट। जो महिलाएं मेकअप कराना चाहती हैं वो HD मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, और महिलाएं हेयर के अंदर हाईलाइट कराना चाहती हैं, उनका बाल अच्छा दिखे, हाईलाइट दिखे। और उसके साथ साथ में लोग महिलाएं D10 कराती हैं, फेशियल कराती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हैं, बॉडी पॉलिशिंग कराती हैं। तो जितना अच्छा हो सकता है वो महिलाएं अपना बेस्ट टू बेस्ट कराती हैं। जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती हैं महिलाएं। दिवाली की सफाई में बिजी थे, तो आज हम पार्लर आए अपना मेकअप वगैरह कराने, हेयर स्टाइल कराने। इतने दिन दिवाली की सफाई में बिजी थे तो डस्ट जम गई, तो इस वजह से हम मेकअप कराने आए और हेयर का काम कराने आए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। थानेदार की दरिंदगी की बात मासूम ने अपनी मां को बताई। रात की ड्यूटी से लौटकर घटना के वक्त घर में सो रहे मासूम के पिता को जब पता चला तो वे राहूवास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। थाने में पीड़िता के पिता की कांस्टेबल डीकाराम और अन्य पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और उसका हाथ तोड़ दिया। मामला दौसा के लालसोट तहसील के राहूवास थाना इलाके का है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आइए जानते हैं जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। जैसा आप सभी को पता है, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, तो वही निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस की पूरी तरह से बैंड बजा रखी है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट एक हॉट सीट के रूप में सामने आई है, यहाँ का मतदाता क्या कहता है, क्या वाकई में परिवर्तन लाएगा या खिलेगा कमल या फिर पंजे पर लगेगी मोहर, यह तो आने वाली 25 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आम मतदाता क्या सोचकर इस बार वोट देगा, उसको लेकर हम अजमेर की उत्तर विधानसभा सीट पर बैठे हैं और आइए अब जानकारी लेते हैं लोगों से। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम बताइए। महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या प्रमुख समस्याएं रहने वाली है जिसको सोचकर आप इस बार मतदान करेंगे? ये सर 20 साल से देवनानी जी हमारे रोड पे एक विधायक है। 20 सालों में हमारे रोड और हर चीज की दिक्कत आ रही थी। इस बार हम नया चेहरा चाहते हैं शहर में और नया विधायक चाहते हैं। हाँ, लेकिन विधायक साहब कहते हैं उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं। क्या सर अभी ये 2-4 महीनों में हमारा ये काम हुआ है, और नहीं तो इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट हुए हैं। और हमारे सामने देखते हो आगे एक प्रेग्नेंट लेडीज थी जो एक्सीडेंट से हमारे रजिस्टर काम की हमारे सामने देखते हो इसकी। तो सर हम इस बार नया चेहरा चाह रहे हैं। नया चेहरा चाह रहे हैं, यानी परिवर्तन पूरी तरह से चाहेंगे। क्या परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है इस बात का। तो सभी लोगों को वो है कि नया कुछ बने, नया कुछ काम हो और इसमें मतलब सुधार आए। जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। पीने का पानी 4-4, 5-5 दिन में आता है। अब आदमी को परेशानी, जो समस्या हल करेगा उसी को वोट दे। तो 5 सालों में, पिछले 5 साल नहीं हम कहेंगे 20 सालों में, क्या यहाँ के विधायक जो हैं देवनानी जी, क्या उस समस्या को दूर नहीं कर पाए? जितना तुम्हें पुरानी बात है तो मालूम नहीं मेरे को, मैं तो अभी नया आया हूँ। देखिए, समस्याएं बहुत रहती हैं। कुछ और लोगों से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या सोच के इस बार आप वोट देंगे, क्या परेशानी और क्या दिक्कत है? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन ही क्यों चाहते हैं? सर 20 साल से देवनानी ने कुछ नहीं करा। सिर्फ इसी वजह से कि 20 साल से देवनानी जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। या और कोई वजह है? नहीं, विकास कार्य भी कुछ नहीं हुए। विकास कार्य कुछ नहीं हुए। क्या कभी आपने जाके बोला उनको विकास कार्यों के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी विपक्ष के विधायक थे, संभव है जब सरकार आएगी तो कराएंगे। दिक्कतें तो हर जगह है, बट देखा जाएगा जो होगा, देखते हैं क्या होता है। तो क्या आपके नजर में जो उन्होंने विकास कार्यों का दावा किया है वह सही है?
प्रयास तो अच्छे ही करे हैं सर, बाकी तो जनता पे डिपेंड करता है कि क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि बगावत तो बीजेपी में सर्वाधिक हुई है तो कुछ तो नाराजगी रही होगी कि इनके ही लोग इनके खिलाफ खड़े हुए। बाकी काम तो वही हैं और संभव है और करेंगे। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है विधानसभा क्षेत्र? सर विधानसभा क्षेत्र में जब बीजेपी की सरकार थी संभव है पानी आ रहा था, रोड की तो दिक्कतें थी, स्ट्रीट लाइट्स की अभी भी है, नाली की थी जब ठीक हुई है। और इस बार तो विपक्ष में थे तो ज्यादा उम्मीदें लगाना बेकार है, अब सरकार आती है तो कुछ कराते हैं या फिर कोई नया फेस आता है तो ज्यादा अच्छे से करा पाएंगे, वो शायद ये उम्मीद लोगों की है, इसीलिए देवनानी जी के अगेंस्ट माहौल चल रहा है। फिलहाल तो यही चल रहा है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, परिणाम क्या होगा यह तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 25 तारीख तक का जो दिन है, 25 तारीख को जब मतदान होगा, मतदाता क्या सोच के मतदान करेगा उस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ प्रबुद्ध नागरिक जुड़े हुए हैं। यह वो नागरिक है, यह वो लोग हैं जो यह सोचकर कि उनके क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं, उनके स्थान का अजमेर उत्तर विधानसभा का विकास हुआ है या नहीं, इन सब चीज़ों पर ये गहन चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं के बीच लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इस बार का जो चुनाव है 2 पार्टियों के अलावा काफी संख्या में निर्दलीय है, क्या कहते हैं? निर्दलीय तो काफी समय हो गया है और अब की जो विकास होना है वो कैसे होगा, विकास ये देखना है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जो उत्तर क्षेत्र के अंदर जो विकास नहीं हुआ है, सड़कें वगैरह टूटी फूटी पड़ी अभी तक, ये भी सही नहीं हुई है बिल्कुल भी, अभी भी गड्ढे पड़े हैं, आगे जाके देखो आप किस कॉलोनी से हैं? मैं स्वास्थ्य नगर में हूँ, स्वास्थ्य नगर में भी ऐसे हालत है, बिल्कुल रोड टूटे पड़े हैं भी, और अंदर पीछे पानी जो आ रहा है, जो रोड में बरसात के टाइम में जो पानी आता है पूरे स्वास्थ्य नगर के अंदर तो होता हुआ आता है, रोड नाला बनता है, पूरा नाला बढ़ जाता है, तो वो उसका भी वो होना चाहिए कि भाई ये पानी कहीं और जावे नाली से होके, क्योंकि तालाब का पानी इधर नहीं आवे। अक्सर देखा जाता है विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे या जो प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं, लेकिन क्या इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? स्थानीय मुद्दे हावी होने चाहिए बस। आप क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? देवनानी जी ने नो डाउट काम तो वैसे किया है, पर क्या है जैसे 20-25 सालों से वो हमारे यहाँ पर विधायक रहे हैं, समस्याएं सब जगह आती है, पर जैसे 20-25 साल से विधायक रहे हैं तो अपोजिशन पार्टी ने उनको गिराने या उनकी छवि को खराब करने के लिए जैसे कई बार निर्दलीय विधायक बहुत सारे खड़े हुए हैं, 2 ने हमारे टिकट वापस भी लिए। जब उन्होंने निर्दलीय टिकट लिए थे तो उनके स्टेटमेंट कुछ और थे और टिकट लेने के बाद उनके स्टेटमेंट कुछ और है, तो देवनानी जी की छवि को खराब करने का प्रयास भी किया गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है, हम जितनी बार उनके पास गए हैं समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखा उनकी बात को भी करता है। तो कई चीज़ों की समस्या है, जैसे पानी अभी 4-5 दिन में आ रहा है और कई बार आता है तो इतना गंदा पानी और बदबूदार पानी आता है कि उसको पीना तो संभव ही नहीं होता है। तो बस वही है कि हम भी यही चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसा चेहरा या ऐसा विधायक हमारे सामने आए जो हमारी समस्याओं को सुने और ग्राउंड लेवल से काम करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब तक समस्याओं को सुना नहीं जाएगा हम लोगों की समस्या फिर तस की बस रहेगी। और बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम नोकिया बन के रहेंगे। यानी कुल मिला के परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम परिवर्तन चाहते हैं और हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो हमारी जमीन स्तर से हमारी समस्याओं को सुने। बिल्कुल, देखिए जमीन स्तर से हमारी समस्याओं को सुने, वह समस्याएं कौन सी रहेगी, लेकिन देखिए चलिए एक पप्पू भाई हमारे साथ हैं, क्या समस्याएं हमेशा से आ रही है? पानी की समस्या यहाँ पे कॉलोनी में बहुत ज्यादा आ रही है। मैं अजमेर के सभी अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से, अपने विधायक साहब से, MS राला साहब से ये पूछना चाहता हूँ आपके यहाँ पे पानी कितने घंटे में आता है? पहले यहाँ पे कम से 72 घंटे में पानी आता था, अब 76 घंटे, अब 96 घंटे कर दिया। लाइनमैन बोलता मैं तो 96 घंटे। क्या विधायक साहब के पास गए कभी? हम सब जने कॉलोनी वाले सब मिलकर वहाँ पे विधायक साहब से गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि अच्छा कोई विधायक है बस। कौन सा विधायक अच्छा रहेगा? पहले तो यहाँ पे मोटवानी साहब थे, उन्होंने पानी के लिए बहुत कुछ करा, वो तो बहुत साल पुरानी हो गई। आप कोई अच्छा कोई विधायक है, कोई सा विधायक हम चाहते बस, भले सरकार अच्छी चाहते बस। क्या बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, कोई सी सरकार है, कोई सी भी सरकार आए, विकास सबसे बड़ी बात। जो बड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं कई होती हैं, हर क्षेत्र में समस्याएं होती है, पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में काफी दिक्कतें आती हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार स्थानीय मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हावी हैं। और बात करते हैं। हाँ साहब, मैं रामनिवास जहांगीर जी। आपके विकास कार्य नहीं हुए, सारे कार्य उत्तर दिशा अपने है,
क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा है। समस्या है क्या नहीं थी क्या नहीं थी, वो काम बीजेपी ने किया है। और ये रोड का क्या हाल था वो मुझे मालूम है। यहाँ लोगों को पानी में से निकाल के और करते हैं, सारे कार्यशील नहीं होते। हमें देश का सेनापति मजबूत चाहिए। सेनापति कौन? नरेंद्र मोदी, वो आने चाहिए। और उसका कुछ भी नहीं, निर्दलीय कोई भी खड़ा हुए, बीजेपी शासन ही आएगा और देवनानी भाई मतों से जीतेगा। बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष, आलोचना और अपने अपने विचार, क्योंकि ये खुला मंच है, विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करने का सब किसी को अधिकार है। देवनानी जी 20 साल रहे यहाँ, लेकिन अजमेर की मेन समस्या पानी की है, वो 20 साल में ही पूरा नहीं कर सके, तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे उससे छोटी मोटी समस्या की। चलिए, पानी की यदि एक समस्या को छोड़ दें, बाकी समस्याओं पे हम नजर डालें। बाकी सारी कॉलोनी में कोई विकास नहीं हो रहा है, केवल उनकी अपनी चाहने वाली कॉलोनियों में विकास हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा। आके वो देखते भी नहीं है कॉलोनी में। 10 मिनट का टाइम देंगे, आएंगे गाड़ी से नीचे उतरे, वापस बैठे और रवाना। ऑफिस में जाते हैं, मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो आम जनता के बीच की जो नाराजगी है, यह इस बार शायद माना जा सकता है कि देवनानी जी को भारी पड़ सकती है। लेकिन संवाद की कमी और एक दूसरे के बीच सामंजस्य शायद सरकार और विधायक का नहीं बैठ पाता है। इसी वजह से इस तरह के आलोचनाओं का दंश अधिकतर विधायकों को झेलना पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार तो कांग्रेस की थी, विधायक आपके यहाँ बीजेपी का था, तो ऐसे में वो काम कैसे करते? हाँ, काम तो करना चाहिए नहीं, क्षेत्र का विकास तो होना चाहिए। कांग्रेस या विधायक का तो सपोर्ट होता है नहीं। हाँ, चूंकि देखिए विधायक एक अपने आप में उस क्षेत्र का राजा का रूप में प्रतिनिधित्व करता है, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर सबसे ज्यादा है, उसी बात को आप बताएंगे थोड़ा। मेन तो आसपास जितने भी कॉलोनी वाले सबकी प्रॉब्लम यही है, नालियों की, पानी की और रोड की। ठीक है, जैसा आपको पता है कि अभी अपनी सरकार बीजेपी ही चल रही थी, ठीक है, लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस थी सर। ठीक है, अब ठीक है, सब नाराज है, बीजेपी से नाराज है, देवनानी जी से नाराज है। ठीक है, इनका लुकआउट अलग है। लेकिन क्या है कि जैसे आप हो यहाँ पे करता रहता कोई और है, तो आप कैसे काम करोगे? ये चीजें मुझे बताइए आप। ठीक है, आज ठीक है, मैं विनायक विहार से हूँ, भरत सिंह चौहान। ठीक है, हमारे ऐसे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देवनानी जी आए थे और जब फोन करते आते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम हुआ, हमारे रोड का पास हो चुका है। और ये क्या अभी 200 मीटर रोड का हमारा वो पाइपलाइन भी, जो मेन पाइपलाइन की कॉलोनी दिक्कत थी 4 साल से, तो वो देवनानी जी ही चालू कर गए थे। लेकिन क्या है, ठीक है, पाइपलाइन तो चला के चले गए, ठीक है, ये उनका दायित्व था, पूरा कर गए। लेकिन अब प्रशासन, हमारे लड़ाई का प्रशासन थी। प्रशासन क्या करता है? पानी की दिक्कत है, वो हमारे साथ भी यही, वो भी इनके साथ भी है। लेकिन इसमें नाम किसका आ रहा है? बीजेपी का आ रहा है। बोले क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ठीक है, हम गए भी थे यहाँ वाटर पार्क्स भी जाके आए, फमारे भी जाके, लेकिन कुछ नहीं, केवल सांत्वना मिली हमको। तो इससे क्या है कि जन आक्रोश लगातार बरकरार है। तो क्या इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ये चीज ऐसी है कि जब आपको पता है कि 1 उठा है, 2 उठा है, 3 उठा है, जब उठ रहे हैं तो उस में क्लियर कर देनी चाहिए इनको। जितना टाइम आगे का नुकसान आप ही का होगा वोटों से सर। तो आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा? सर लग तो रहा है, माहौल ऐसा लग रहा है। माहौल ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन देवनानी जी की जो कार्यशैली है उसको भी लोग बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि सरकार और विधायक के बीच बीजेपी और कांग्रेस की जो खाई थी उसको पाटने का काम जो करना चाहिए था, शायद सरकार और विधायक के बीच में नहीं हो पाया है। क्या इस बार वह खाई पट पाएगी, आपको लगता है? समस्या है, आती जाती रहती है, उसका समाधान होता है, ठीक है, और सब काम हुए हैं यहाँ पे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, धीरे धीरे सब काम होते रहेंगे। तो क्या सारे काम विधायक ने करवाए? मेरी नजर में उन्होंने नहीं करवाए हैं जी। और सरकार है राज्य में दूसरी है, और धीरे जैसे काम होता है वैसे होता रहेगा, और आगे सरकार आएगी वो और काम कराएगी। तो क्या लगता है आपकी नजर में इस बार वापस से देवनानी? वो देखते हैं, 3 तारीख को मालूम पड़ेगा चुनाव का क्या माहौल है। परिवर्तन कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते, लोगों का अपना अपना मत है, चूंकि खुला मंच है ये, अपने जितने भी विचार हैं उसकी खुली अभिव्यक्ति आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में इस बार परिवर्तन होगा? देवनानी जी ने अपने कार्यकाल में करीब जो ग्रामीण कॉलोनियां थी, जहाँ विधायक पोस्ट से पैसा नहीं लग सकता, उन्होंने वहाँ पैसा लगाया, भरपूर पैसा लगाया, पाइपलाइन बिछाई है, सड़कें बनाई है, कई काम करे। लेकिन कारण क्या है, पाइपलाइन बिछाने से उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया और उसमें पानी देने का काम प्रशासन का,
पिछले एक साल से प्रशासन, कोरोना काल में पूरा पानी आ रहा था, एक साल से पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिसलपुर पूरा भरा हुआ है। देवनानी जी अपने घर से हैंडपंप बोरिंग खोद के पानी देंगे नहीं, उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी। अब इसमें इनके तालमेल, इनको बदनाम करने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारे यहाँ रोड पास हुई है, सैंक्शन हुई है, टेंडर हो गया, ठेकेदार कहता है हमारे को पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पाइपलाइन और सैंक्शन हो गई, हम पूछते हैं क्या है, बोले साहब हमारे काम का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है, आपके लाइन नहीं लेंगे। तो हम तो सोचते हैं इसमें देवनानी जी की गलती नहीं है, इसमें सारा प्रशासन और ये जो कांग्रेस शासन है इनको जान के सारे काम रुका रखा है। उन्होंने हर गली, हर कॉलोनी में जहाँ कभी सड़कें नहीं थी, इस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी अंदर घुस जाती थी। आज ये देवनानी जी की देन है, काम देवनानी जी ने कराया है, लेकिन उनका काम प्रशासन रोक रहा है। हमारी लड़ाई प्रशासन से है, देवनानी जी ने बहुत काम कराया है और हम चाहते हैं आगे भी वो आगे। बिल्कुल, देखिए लोगों का मत ये भी है कि लाल फीताशाही, अफसरशाही जब हावी हो जाती है तो वह कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए नुकसानदेह होती है, और शायद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है जिसका खामियाजा हो सकता है इस बार देवनानी जी को भुगतना पड़े। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं, क्या सोचकर इस बार आप मतदान देने हो? यही सोचकर कि हमारी कॉलोनी का विकास हो, क्योंकि जिस कॉलोनी के अंदर भी कोई भी इंसान रहने आता है, वो अपने कई इंसान ऐसे होते हैं अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के यहाँ पे अपना मकान बनाते हैं, लेकिन उनको ये समस्या आ जाती है, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सड़कों की समस्या, तो फिर वो कहाँ जाए? तो ये सारी समस्याओं का निवारण जरूर होना चाहिए, मेरी तो यही राय है। किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा प्रबल है और आप चाहते हैं कि वाकई में इन सब के लिए परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है? सबसे बड़ी समस्या पानी की। यहाँ पर पानी की समस्या इस कॉलोनी में इतनी ज्यादा है कि 96 आवर्स के अंदर यहाँ पे पानी आता है। अब एक घर के अंदर 4 मेंबर है तो कैसे काम चलेगा? तो क्या उसके लिए परिवर्तन जरूरी है? नहीं, उसके लिए परिवर्तन हम नहीं चाह रहे कि परिवर्तन हो, लेकिन हाँ इस कार्य को सुचारू रूप से ठीक किया जाए कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, इसका निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात कही है कि परिवर्तन जरूरी नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का हल निकालना जरूरी है। धर्मेंद्र जी, आपको भी लगता है कि वाकई में कोई भी समस्या को हल करने की बजाय उसका दूसरा विकल्प ढूंढना ज्यादा बेहतर है? देखिए, समस्याओं का समाधान आज का नहीं है, ये समस्या आज से नहीं चल रही है, ये समस्या पिछले 5 सालों से लगातार चलती आ रही है कि पानी को लेकर के इतनी समस्याएं आ रही है कि प्रेशर नहीं आ रहा है। पहले 24 घंटे में आता था, फिर 48 हुए, 48 से फिर 72 घंटे हुए, 72 से 96 घंटे हो गए। अब देवनानी जी के पास में जाओ तो वो कहते हैं प्रशासन नहीं दे रहा है, प्रशासन के पास में जाओ तो प्रशासन कहता है हमारे पास में आ नहीं रहा है। तो मेरा सवाल इतना सा है कि 20 साल के हमारे कार्यकाल में क्या हमने ऐसा सटीक प्रयास नहीं करा? जब हम आईटी संयोजक से या बीजेपी के प्रभारियों से बात करते हैं तो हमको 27 काम सिखाते हैं कि साहब हमने 27 काम करे हैं, इसका अमाउंट देखिए। मैं कहता हूं कि आपके 20 साल के कार्यकाल में आपने जो 27 काम ही करे, आप 27 काम में अरबों रुपए खर्च कर दिए, एक काम में भी अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं ना, पर आपने 27 की जगह आप 54 करते हो, जन कल्याणकारी योजनाओं में करते हो, लोगों के भले के लिए करते, मूलभूत समस्याएं खत्म नहीं। पानी जैसी चीज के लिए अगर आदमी को तरसना पड़ रहा है तो फिर विचार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है देवनानी जी ने नहीं करा, उन्होंने काम करा है, पहले कार्यकाल में अच्छा करा, दूसरे में अच्छा करा, लेकिन मेरा मानना है कि अब इस बार उनको बैठ करके उनको आगे मौका देना चाहिए था कि नहीं यार और भी कैंडिडेट है, बाकी सारे लोग भी तो है, बाकी परिवर्तन ही क्यों चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, एक ही चीज कभी नहीं होती। जब तक अगर नीम के पत्ते वापस कोमले नहीं आएगी तो आप लोग चैत के महीने में नीम के पत्तियां खा के आरोग्य कैसे लोगे? लेकिन इसमें एक समस्या ये भी आती है, यदि निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है, आप उनको समर्थन देते हैं, परिवर्तन करते हैं, सरकार यदि दूसरी पार्टी की बनती है तो ऐसे में सामंजस्य की कमी आपको नहीं लगता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसे पूरे राजस्थान विधानसभा में ऐसे कई आपको विधानसभाएं दिख जाएगी जहाँ पे विपक्ष का आदमी है, सरकार किसी और की है, विधायक किसी और का, उन्होंने विकास के माइलस्टोन खड़े करे हैं। तो जब हम 20 साल का जो हमारे विधायक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अजमेर को भी वो कोटा के जैसे चमन कर सकते थे। लेकिन अभी भी एक सवाल भी एक बंधु ने जवाब दिया था कि सरकार जब कांग्रेस की थी और यहाँ के बीजेपी के विधायक थे तो सामंजस्य की कमी थी। अब ऐसे में यदि आप फिर परिवर्तन करके निर्दलीय को लेके आएंगे तो सामंजस्य की कमी तो फिर भी नजर आएगी। देखिए, ये तो तय है कि चाहे संगठन से आवे या निर्दलीय आवे, आदमी तो बीजेपी का जीत के आएगा। जी, जो भी बंदा जीत के आएगा अजमेर उत्तर विधानसभा से बीजेपी का आएगा तो फाइनली वो संगठन में जाएगा। तो ऐसे कोई नहीं है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, ये तय है। और जो कैंडिडेट अजमेर से जीतेगा या तो बीजेपी का होगा या बीजेपी का ही बैकग्राउंड का आदमी होगा, निश्चित रूप से निर्दलीय जीतेगा। ये हमारा पूरा, यानी कुल मिला के परिवर्तन जरूर चाहेंगे आप? परिवर्तन होगा। शरद जी, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में परिवर्तन एकमात्र विकल्प है? देखो, परिवर्तन एकमात्र विकल्प नहीं है, लेकिन इस बार का जो चुनाव देखा जा रहा है
उसमें जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और उसका एक कारण ये भी है कि देवनानी जी ने काम किया है, अभी आपने जैसे दूसरों ने भी बताया कि देवनानी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन आप हमारी कॉलोनी में अगर आके देखो तो पानी बहुत कम आ रहा है। 96 आवर्स की बात कर रहे हैं हम, 96 आवर में पानी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे शुद्ध पानी भी नहीं आ रहा है। तो ये आज की तारीख में हमारा जो भी डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो ये बहुत ही गंदी चीज लगती है कि हम आज इस युग में जी रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही है और एक गंदे पानी का यूज कर रहे हैं हम, और उसके लिए हम मतलब सामने जाके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए पानी लेके आओ। ये गांव तो है नहीं, छोटा सा कस्बा। केवल एक पानी जैसी समस्या, हालांकि बहुत बड़ी समस्या हम कह सकते हैं पानी को भी, लेकिन केवल एक मुद्दे को लेकर परिवर्तन कर देंगे। मुद्दा पानी सबसे मूलभूत सुविधाओं में से आता है। अगर आपके घर में पानी नहीं हो तो आपके दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो जब आप सुबह उठ के ये देखते हो कि हमारे घर में पानी नहीं है तो आप किसको याद करोगे? आप उसी को याद करोगे जिसको आपने वोट दिया है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे मूलभूत सुविधा है। आज हम बिना लाइट के रह सकते हैं, हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। और जब ये इतनी मूलभूत सुविधा है तो हमारे जो भी हमारे लीडर हैं जिनको हमने एक चांस दिया है या जिन पे हमने भरोसा किया है, तो हमारी इस मूलभूत सुविधा को उनको ध्यान में रख के उनका काम करवाना उनको उत्तरदायित्व बनता है। अब रही देवनानी जी की बात, तो काम उनका अच्छा है, लेकिन मेरे निजी मत से मैं कहना चाहूंगा कि आपके संगठन में बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति भी हैं जिनको आपको चांस देना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा और परिवर्तन संसार का नियम है। और जल बिन सब सून, कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा है सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है और शायद यही इस बार पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए नुकसान साबित कर सकता है। अब देखना यह है आने वाली 25 तारीख को क्या वाकई में आम जनता किसके फेवर में मतदान करती है और 3 तारीख को किसको अपने सर पर बैठाकर जयपुर विधानसभा तक भेजती है। फिलहाल मेरे साथ बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नई नई खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।